टॉपिक रेखिक समीकरण निकाय की बात करें। वैसे तो रेखिक समीकरण निकाय के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, आपने इसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि के द्वारा हल किया हुआ है। आज हम दो नए तरीकों से इसको हल करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आव्यूह सिद्धांत की। आव्यूह सिद्धांत। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सारणिक सिद्धांत की। सारणिक सिद्धांत। इन दो तरीकों से हम आज दिए गए रेखिक समीकरण निकाय को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आव्यूह सिद्धांत की। तो आज हम सबसे पहले आव्यूह सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आव्यूह सिद्धांत, इसमें आपको दो या तीन चरों का कोई रेखिक समीकरण निकाय दिया जाएगा। सपोज हमें तीन चरों का कोई रेखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, समीकरण नंबर 1। a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, समीकरण नंबर 2। एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तीन चरों का कोई समीकरण निकाय हमारे पास है, इसको हम आव्यूह में बदलेंगे। आव्यूह में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, x के गुणांक a1 a2 a3, x के गुणांक a1 a2 a3 को लेकर पहला स्तंभ बनाएंगे, y के गुणांक b1 b2 b3 से दूसरा स्तंभ, z के गुणांक c1 c2 c3 से तीसरा स्तंभ बनाकर इसको एक आव्यूह में बंद करेंगे। इसके साथ गुणा में x y z का एक स्तंभ आव्यूह बनाएंगे और बराबर यहां पर हमारे पास जो इन समीकरणों की राइट हैंड साइड का अचर पद है d1 d2 d3, उनका एक स्तंभ आव्यूह हम बनाएंगे, d1 d2 d3। तो इस प्रकार से हम दिए हुए रेखिक समीकरण निकाय को आव्यूह में बदलते हैं। अगर हम इन दोनों आव्यूहों को गुणा करें और फिर बराबर दो आव्यूहों को बराबर रखकर हल करें तो हमें यही तीनों समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इस पहले आव्यूह को मैं a सपोज कर लेता हूं, इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, तो यहां से रिजल्ट हमारे पास आ गया ax बराबर b। हमें क्या करना है, हमें x y z के मान निकालने हैं, लेकिन हमें x आव्यूह ज्ञात करना है, तो इस a को यहां से हटाएंगे। हम a को b के बटे से नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि आव्यूह में भाग संक्रिया लागू नहीं होती है, यानी कि एक आव्यूह में दूसरे आव्यूह का भाग नहीं दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस a को हटाने के लिए दोनों तरफ a इनवर्स से मन गुना करेंगे, तो a इनवर्स इंटू ax बराबर a इनवर्स इंटू b। दोनों तरफ मैंने a इनवर्स से गुणा कर दिया है। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि a इनवर्स इंटू a जो है वो i के बराबर होता है, तो i इंटू x बराबर a इनवर्स इंटू b, क्योंकि a इनवर्स इंटू a बराबर i। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह से गुणा करेंगे तो वही आव्यूह वापस आता है, तो यहां से हमारे पास आ गया x बराबर a इनवर्स इंटू b, क्योंकि i इंटू a बराबर a होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो आव्यूह a हमने बनाया इसका प्रतिलोम आव्यूह निकालेंगे, उसे b आव्यूह से गुणा करेंगे तो हमें x आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x y और z के हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारी आव्यूह सिद्धांत है या आव्यूह विधि है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हल करते हैं। सपोज आपको दो चरों का एक रेखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है, x प्लस 3y बराबर 5 एंड x प्लस 2y बराबर 3। ये हमारे पास एक समीकरण निकाय है जिसे कहा जाएगा कि आव्यूह सिद्धांत के द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहला काम, हम इस समीकरण निकाय को आव्यूह में बदलेंगे।
अवयव में बदलने के लिए x के जो गुणांक है उनसे पहला स्तंभ बनाएंगे। x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, तो 1 1, फिर y का गुणांक 3, y का गुणांक 2, तो यहां से हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे, इनको एक अवयव में रखेंगे, इनटू गुणा में इसके साथ x और y का एक स्तंभ अवयव बनाएंगे, बराबर समीकरणों की राइट हैंड साइड जो मान आ रहे हैं 5 और 3, इनसे भी हम एक स्तंभ अवयव बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण इकाई को एक अवयव में बदलते हैं। अब हम मानकर चलते हैं, हमने कहा मानना, ये पहले अवयव को मैंने ए मान लिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको मैंने दूसरे वाले x नाम दे दिया अपनी तरफ से x y, एंड तीसरे वाले को मैंने अपनी तरफ से b नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हो, a x b। तो यहां से हमें पता चल गया कि a इंटू एक्स बराबर b, तो हम x अवयव निकाल रहे, तो x बराबर a इनवर्स इंटू b, समीकरण नंबर 3। यहां पर आपको दोनों तरफ इनवर्स से गुणा करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स निकालना है। a अवयव आपके पास है, यानी इस अवयव का प्रतिलोम अवयव हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अवयव a को सारणिक में बदलेंगे। अवयव a को सारणी में बदल दिया मैंने, द्वितीय क्रम की सारणी के हल करेंगे। 1 को 2 से गुणा किया 2, माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 2 में से 3 को घटाया तो -1 नॉट इक्वल टू 0 आते हैं। ए इनवर्स विद्यमान है, ए इनवर्स विद्यमान है। अब हम इस अवयव का सहखंडज अवयव निकालेंगे, क्योंकि द्वितीय क्रम का है इसलिए हम लघु विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमने कहा एडजॉइंट ऑफ ए, अवयव ए का सहखंडज अवयव निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि मुख्य विकर्ण के अवयव को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और पश्य विकर्ण के अवयवों के केवल चिन्ह बदल दीजिए। तो 1 और 2 की जगह बदल जाएगी, 3 और 1 के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 1 के स्थान पर आ गया 2, 3 के स्थान पर आ गया -3, 1 के स्थान पर आ गया -1 और 2 के स्थान पर आ गया 1। तो इस प्रकार से अवयव ए का सहखंडज अवयव मैंने निकाल लिया है। ए इनवर्स प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणी ए। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए, ये मान हमने निकाला हुआ है 2 -3 -1 1, 2 -3 -1 1। इसमें मैं सारणी के का भाग देता हूं, सारणी के का मान हमारे पास है -1, तो -1 को ऐसे लिख लेते हैं हम, -1 अपॉन 1 इंटू 2 -3 -1 1। इस -1 को मैं गुणा कर देता हूं, तो ए इनवर्स बराबर आपके पास आ गया, -1 को 2 से गुणा किया तो -2, -1 को -3 से गुणा किया तो 3, -1 को -1 से गुणा किया तो 1, -1 को 1 से गुणा किया तो -1। ये हमने ए इनवर्स निकाल लिया है। अब हम समीकरण नंबर 3 का सारा लेंगे, x बराबर a इनवर्स इंटू b। हम आज समीकरण 3 में रखेंगे, हम समीकरण 3 से x बराबर a इनवर्स अभी भी आपने निकाला -2 3 1 -1 इंटू में इसके साथ b अवयव आपने बनाया हुआ है 5 और 3, स्तंभ अवयव है हमारे पास 5 3। अब इनको हम गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो -2 को 5 से गुणा किया तो -10, बीच में लगाया प्लस, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, फिर 1 को 5 से गुणा किया तो 5, फिर अपनी लगाया प्लस, -1 को 3 से गुणा किया तो -3। x अवयव का मैं मान रख देता हूं, तो x अवयव का मान रख दिया मैंने, बराबर -10 प्लस 9 यानी कि -1, 5 प्लस -3 प्लस -5 में से 3 को घटाया तो आ गया 2। तो हमने पढ़ा हुआ जब दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर -1 एंड y बराबर 2। तो हम यहां से कह सकते हैं x बराबर -1 एंड y बराबर 2।
तो हमने क्या किया, इस समीकरण इकाई को हल किया है। हल करने पर हमारे पास x का मान -1 और y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। हम चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत, इसलिए हम इन मानों को समीकरण 1 में रखते हैं। अगर x बराबर में -1 रखूं प्लस 2, y बराबर मैंने 3, y बराबर मैंने 2 रखा बराबर 5, तो -1 प्लस 6 बराबर 5, तो 5 बराबर 5। ये दोनों मान समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं। दूसरी समीकरण में भी आप देख सकते हो, x के स्थान पर -1 प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पर 2 बराबर 3, -1 प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 बराबर 3, -1 प्लस 4 3 बराबर 3। तो ये दोनों ही मान दी गए दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आव्यूह सिद्धांत के द्वारा आप किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण इकाई को हल कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड हमारे पास है सारणिक सिद्धांत। नंबर 2, सारणिक सिद्धांत, इसको हम क्रैमर नियम भी कहते हैं। क्रैमर नियम, इसमें भी क्या है, आपको 2 या 3 चरों की कोई समीकरण निकाय दिया जाएगा जिसे आपने हल करना है। तो सपोज हमारे पास 3 चरों का कोई समीकरण निकाय है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये हमें 3 चरों का कोई समीकरण निकाय दिया हुआ है जिसको हमें सारणिक सिद्धांत या क्रैमर नियम के द्वारा हल करना है। तो इस समीकरण निकाय को हम क्या करेंगे, सारणी में बदलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, x के गुणांक a1 a2 a3 को एक स्तंभ में लिखेंगे, a1 a2 a3। y के गुणांक b1 b2 और b3 को दूसरे स्तंभ में लिखेंगे और z के गुणांक c1 c2 c3 को तीसरे स्तंभ में लिखकर इनकी एक सारणी बनाएंगे और इस सारणी को हम अपनी तरफ से नाम दे देंगे डेल्टा। इस सारणी को हमने नाम दे दिया डेल्टा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने डेल वाली सारणी बनाई है, समीकरण नंबर 4 बनाई है, इसका जो पहला स्तंभ है a1 a2 a3, इसके स्थान पर इन तीनों समीकरणों के जो राइट हैंड साइड में मान आ रहा है d1 d2 d3 से बदल देंगे। यानी कि a1 के स्थान पे d1, a2 के स्थान पे d2 और a3 के स्थान पर d3 रखेंगे, d1 d2 d3। हम केवल पहले स्तंभ में बदलाव करेंगे, बाकी दोनों स्तंभ वैसे के वैसे रहेंगे। यहां से हम एक नई सारणी बना लेंगे। इस सारणी को हमने नाम दे दिया डेल 1। डेल 1 इसलिए दे दिया हमने क्योंकि हमने पहले स्तंभ में परिवर्तन किया है, इसलिए इसको नाम दे दिया डेल 1। अब यही काम दोबारा करेंगे। डेल वाली जो सारणिक है उसके दूसरे स्तंभ के स्थान पर हम d1 d2 d3 लिखेंगे। a1 a2 a3 पहला स्तंभ पड़ा रहेगा, दूसरे स्तंभ के स्थान पर d1 d2 d3 और तीसरा स्तंभ वैसे का वैसा c1 c2 c3। इसको हम नाम देंगे डेल 2, क्योंकि हमने दूसरे स्तंभ में परिवर्तन किया है इसलिए नाम दे दिया डेल 2। इसी प्रकार जो डेल वाली सारणी है, इसके तीसरे स्तंभ के स्थान पर भी हम d1 d2 d3 लिखेंगे। पहला दूसरा स्तंभ वैसे का वैसा a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 का सारणी, इसको हमने नाम दे दिया डेल 3। क्योंकि हमने क्या किया है, पहले स्तंभ में परिवर्तन किया तो नाम डेल 1 दे दिया, दूसरे में परिवर्तन किया डेल 2, तीसरे में परिवर्तन किया तो नाम दे दिया हमने डेल 3। अब हम कहते हैं सारणिक सिद्धांत या क्रैमर नियम से। क्रैमर नियम से हम कहते हैं कि x बराबर होता है डेल 1 अपॉन डेल, y बराबर होता है डेल 2 अपॉन डेल एंड z बराबर होता है डेल 3 अपॉन डेल। अर्थात डेल 1 में जब हम डेल का भाग देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा,
डेल 2 में जब हम डेल का भाग देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, एंड डेल 3 में जब हम डेल का भाग देंगे तो हमें z का मान मिल जाएगा। इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा हल करते हैं। तो यहां पर मैं रेखिक समीकरण निकाय लिखता हूं। तो मैंने एक रेखिक समीकरण निकाय की बात की, 2x प्लस 3y बराबर 3, 2x माइनस 3y बराबर 9। एक रेखिक समीकरण निकाय मैंने लिखा है। हम इस रेखिक समीकरण निकाय को सारणिक में बदलेंगे। सारणी में बदलने के लिए सबसे पहले सारणी x के गुणांक जो है उनसे बनाएंगे, उनको पहले स्तंभ में लिखेंगे 2 2, फिर y के गुणांक, y का गुणांक यहाँ पर 3 है, y का गुणांक यहाँ पर -3 है, इसलिए यहाँ पर -3 लिखेंगे। इनकी हम एक सारणी बना लेंगे जिसको नाम दे दिया हमने डेल। हल कर लेते हैं इसको। 2 को -3 से गुना किया तो -6, अपनी तरफ से लगाया माइनस, 3 को 2 से गुना किया तो 6, -6 और -6 -9। फिर हम क्या करते हैं डेल 1। डेल 1 में हम क्या करते हैं, पहले सारणी जो डेल है इसके पहले स्तंभ में परिवर्तन करेंगे। जो पहला स्तंभ है इसके स्थान पर हम राइट हैंड साइड के जो मान है 3 और 9 इनको रखेंगे। तो 2 के स्थान पर 3 आ गया और नीचे वाले 2 के स्थान पर 9 आ गया। ये दूसरा स्तंभ वैसे का वैसा ही रहेगा। हल कर लेते हैं। 3 को -3 से गुना किया तो -9, अपनी तरफ से लगाया माइनस, 9 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया 27। -9 और -27 दोनों वैल्यू माइनस की है तो आपस में जुड़ जाएगी, तो मान आ गया -36। इसके बाद हम डेल 2 निकालते हैं। डेल 2 हम इस डेल वाली सारणी के दूसरे स्तंभ में परिवर्तन करेंगे। पहला स्तंभ वैसे का वैसा रहेगा 2 2, दूसरे स्तंभ के स्थान पर 3 और 9 आ जाएगा। तो यहां पर लिख लिया 3 और यहां पर लिख लिया हमने 9। हल करेंगे। 2 को 9 से गुना किया तो 9 दूनी 18 है, माइनस 3 को 2 से गुना किया तो मान आ गया 6, 18 में से 6 को घटाया तो मान आ गया 10। तो हमने क्या किया, तीनों सारणिकों के मान निकाल लिए हैं। इसके बाद हम कहते हैं क्रैमर नियम से। क्रैमर नियम से x बराबर होता है डेल 1 अपॉन डेल। डेल 1 का मान आपके पास -36 है और डेल का मान आपके पास -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 36 में 12 का भाग देंगे तो मान आ गया 3। एंड y बराबर आपके पास होगा डेल 2 अपॉन डेल। डेल 2 का मान हमारे पास 12 है और डेल का मान हमारे पास -12 है। 12 में -12 का भाग देंगे तो मान आ गया -1। तो यहां से हमें पता चल गया है कि x बराबर आपके पास है 3 एंड y बराबर है -1। चेक कर लेते हैं कि क्या यह आंसर सही है या गलत। इन दोनों मानों को हम पहली समीकरण में रखते हैं। तो 2x के स्थान पे 3 प्लस 3 बढ़ाई है, y के स्थान पर -1 बराबर कितना आना चाहिए 3। तो 3 को 2 से गुना किया 6 प्लस -3 बराबर 3, 6 में से 3 को घटाया तो 3 बराबर 3। ये दोनों मान जो है वो पहली समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। अब हम इन दोनों मानों को दूसरे समीकरण में भी रखकर देख लेते हैं। 2 x के स्थान पर रखा 3, -3 पड़ा रहेगा, y के स्थान पर रखा -1 बराबर 9, 3 को 2 से गुना किया तो 6, माइनस प्लस 1 को 3 से गुना किया 3 बराबर 9, 6 और 3 9 बराबर 9। तो ये दोनों ही मान दी गई दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सारणी सिद्धांत के द्वारा या तो क्रैमर नियम के द्वारा दिए गए समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। अब हम आवर्त सिद्धांत पर एक उदाहरण की बात और करते हैं। हमें दिया गया है समीकरण निकाय x - 2y - 10 बराबर 0, 2x + y + 3z - 8 बराबर 0 तथा -2y + z - 7 बराबर 0 को आव्यूह विधि के द्वारा हल करना है। तो हमें आपको एक समीकरण निकाय दिया हुआ है जिसको आव्यूह विधि के द्वारा हल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर हमें 3 समीकरण दी गई है। पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण। 3 समीकरण है तो प्रत्येक में तीनों चर हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो जब हम समीकरण लिखेंगे तो लिखते समय इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें तीनों ही चर हो।
अगर कोई चर मिस है तो उसको 0 के साथ गुना करके लिख लेंगे और अचर पद राइट हैंड साइड में रखेंगे। इससे क्या होगा, जब इसको माव्यूह में बदलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली समीकरण जैसे दी हुई हमें x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। इसमें आप देख रहे हो कि यहां पर हमारे पास z चर नहीं है, तो हम लिखते समय z को ले आएंगे x माइनस 2y प्लस 0 इंटू जेड। जेड को 0 से गुना करेंगे तो मान 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अचर पद को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 10 को उधर ले गए तो प्लस का 10। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 8 बराबर 0। इसमें तीनों ही चर है, इसको वैसे उतार लेंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z। अचर पद को राइट हैंड साइड में लेंगे, 8 को जाकर प्लस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। एंड तीसरी समीकरण माइनस 2y प्लस जेड माइनस 7 बराबर 0। इसमें x नहीं है तो हम पहले लिखेंगे 0 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर 7। तो हमने क्या किया, तीनों समीकरणों को लिखा है, जो चर मिस था उसको लिया है और अचर पद को हम राइट हैंड साइड में ले गए। अब हम इसको आव्यूह में बदलेंगे। आव्यूह में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, x के जो गुणांक है उनको लेकर पहला स्तंभ बनाएंगे। तो x का गुणांक 1 2 0, तो 1 2 0। y का गुणांक माइनस 2 1 माइनस 2, माइनस 2 1 माइनस 2। z का गुणांक 0 3 1, 0 3 1। तो हमने क्या किया, x y z के गुणांक लेकर हमने एक आव्यूह बनाया है। इसके साथ गुना में एक स्तंभ आव्यूह लिखेंगे x y z का, x y z। और बराबर में इन तीनों समीकरणों की जो राइट हैंड साइड में मान आ रहे हैं इनको लेकर एक स्तंभ आव्यूह हम बनाएंगे। समीकरण निकाय को यह आव्यूह में बदलने का तरीका है। हमने समीकरण निकाय को आव्यूह में बदल दिया है। इस पहले वाले को मैंने a मान लिया, इसको x माना और इसको मैंने b मान लिया, तो यहां से रिजल्ट आ गया ax बराबर b। हमें x का मान निकालना है तो हम सीधा लिख देंगे x बराबर a इनवर्स इनटू b। समीकरण नंबर 4। ये मान कहां से आया, मैंने आपको आर्टिकल में समझाया था कि दोनों तरफ हम a इनवर्स को गुना करते हैं और a को घटाते हैं। अब हमें करना क्या है, जो आव्यूह a है हमने बनाया है इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं आव्यूह को सारणी में बदलता हूं। आव्यूह को सारणी में बदल दिया मैंने, तो 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1। हल करूंगा तो मैं सारों विधि का प्रयोग कर लेता हूं। पहले दो कॉलम मैंने दोबारा लिखे, 1 1 1 को गुणा किया मान आ गया 1, माइनस 2 3 और 0 को गुणा किया तो मान आ गया 0, 0 2 और माइनस 2 को गुणा किया तो मान आ गया 0। फिर लगाया मैंने माइनस 0 1 और 0 को गुणा किया तो मान आ गया 0, माइनस 2 3 और 1 को गुणा किया तो माइनस 6, 1 2 और माइनस 2 को गुणा किया तो मान आ गया माइनस 4, तो माइनस 1 सॉरी प्लस 1, माइनस 6 और माइनस 4 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 10, यानी कि 10 और 1 11, इंप्लाई दैट सारणी ए नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि a इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। अतः a इनवर्स विद्यमान। अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स विद्यमान है तो a इनवर्स निकालने के लिए हम जो अवयव a है इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे। 1 का सहखंड F11, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसका सारणी बनाएंगे। 1 3 माइनस 2 1, 1 3 माइनस 2 1, बाहर प्लस बनाएंगे। 1 को 1 से गुना किया 1, माइनस लगाया, माइनस 2 को 3 से गुना किया तो माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 7। फिर हम कहेंगे माइनस 2 का सहखंड F12, 2 3 0 1, बाहर हम माइनस लगाएंगे, हल करेंगे। 1 को 2 से गुना किया तो 2, माइनस 3 को 0 से गुना किया 0, हल करने पर मान आ गया माइनस 2। फिर हम कहेंगे 0 का सहखंड F13, तो यहाँ पे सारणी बनेगी 2 1 0 माइनस 2, बाहर प्लस लगाएंगे। 2 को माइनस 2 से गुना किया तो माइनस 4, माइनस 1 को 0 से गुना किया 0, मान आ गया माइनस 4। फिर अगला अवयव हमारे पास 2 है, 2 का सहखंड F21, सारणी बनाएंगे माइनस 2 0 माइनस 2 1,
बाहर हम माइनस लगाएंगे, माइनस पड़ा रहेगा। -2 को 1 से गुना किया तो -2, माइनस 0 को -2 से गुना किया तो 0, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। फिर अगला अवयव हमारे पास 1 है, 1 का सेकंड F22, सादी बनेगी 1 0 0 1, बाहर प्लस लगा लिया, हल करेंगे तो 1 - 0 बराबर 1। नेक्स्ट अवयव हमारे पास 3 है, 3 का सेकंड F23, सादी बनेगी हमारे पास 1 - 2 0 -2, बाहर माइनस लगा दिया मैंने, माइनस पड़ा रहेगा। 1 को -2 से गुना किया -2, माइनस -2 को 0 से गुना किया 0, तो -2 और माइनस तो +2। अगला अवयव हमारे पास है 0, 0 का सेकंड F31, सादी बनेगी -2 0 1 3, 3 और 1 4, बार प्लस लगा लिया, हल करेंगे तो 3 को -2 से गुना किया -6, 0 को 1 से गुना किया 0, हल करने पर मान आ गया -6। नेक्स्ट अवयव हमारे पास है -2 का सेकंड F32, सादी बनेगी इसके लिए 1 0 2 3, बाहर माइनस आ जाएगा, हल करेंगे 1 को 3 से गुना किया 3, -0 को 2 से गुना किया 0, तो -3। लास्ट अवयव हमारे पास 1 है, 1 का सेकंड F33, सादी बनेगी 1 - 2 2 1, 3 और 3 6, बाहर प्लस लगा देंगे, हल करेंगे तो 1 माइनस प्लस 4 बराबर 5। तो हमने प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाल लिए हैं। अब इनसे एक अवयव बना लेंगे हम F बराबर, तो पहली पंक्ति में आ जाएगा 7 - 2 -4, 7 - 2 -4, दूसरी पंक्ति में आ जाएगा 2 1 2 2 1 2, और तीसरी पंक्ति में आ जाएगा -6 -3 और 5, -6 -3 और 5। हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए होता है FT, यानी कि अवयव का परिवर्त अवयव दिए गए अवयव का सेकंड अवयव कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने अवयव बनाया है उसका परिवर्त अवयव लिख लेते हैं, तो जो दिए गए अवयव के सेकंड अवयव के बराबर होगा। तो परिवर्त अवयव के लिए जो इसकी पंक्तियां हैं उनको मैं स्तंभों में बदलता हूं। तो पहली पंक्ति 7 - 2 -4, इसको मैंने स्तंभ में बदल दिया 7 - 2 -4। दूसरी पंक्ति 2 1 2, इसको भी मैंने स्तंभ में बदल दिया 2 1 2, और तीसरी पंक्ति -6 -3 5 को स्तंभ में बदल दिया -6 -3 और 5। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है। हमें ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणी के। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान रख देता हूं 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 और 5, और बटे में मैं सारणी के का भाग दे देता हूं। सारणी के का मान हमने निकाला था 11, तो ये हमें ए इनवर्स मिल गया है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए इनवर्स बराबर 1/11 इंटू में 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 और 5। तो हमें एक्स अवयव निकालना था जिसका मान ए इनवर्स इंटू बी के बराबर है, तो ए इनवर्स हमने निकाल दिया है। अब हम समीकरण 4 में मान रखने जाते हैं, समीकरण 4 से। तो एक्स बराबर ए इनवर्स का मान मेरे पास है 1/11 इंटू अवयव कौन सा 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। इसके साथ इंटू में बी अवयव लिखेंगे। बी अवयव हमारे पास है 10 8 और 7, 10 8 7। अब हम इन दोनों अवयवों को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 11 पड़ा रहेगा बाहर, 7 को 10 से गुणा किया 70, फिर प्लस 2 को 8 से गुणा किया 16, फिर प्लस -6 को 7 से गुणा किया तो -42। दूसरी पंक्ति को स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, -2 को 10 से गुणा किया तो -20, प्लस 1 को 8 से गुणा किया 8, प्लस -3 को 7 से गुणा करेंगे तो -21। अब तीसरी पंक्ति को स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, -4 को 10 से गुणा किया तो -40, प्लस 2 को 8 से गुणा किया तो 16, प्लस 7 को 5 से गुणा किया तो 35। 1/11 के पास पड़ा रहेगा, प्लस के 70 और प्लस के 16
तो प्लस के 86 प्लस माइनस माइनस के 42 माइनस के 20 प्लस माइनस माइनस के 21 माइनस 20 और माइनस 21 माइनस 41 प्लस 8 माइनस के 40 प्लस के 16 और प्लस के 35 प्लस के 21। तो x बराबर 1/11 बाहर पड़ा। ये तो हमारे पास 86 में से 42 को घटाएंगे, 6 में से 2 को घटाया 4, 8 में से 4 को घटाया तो 4, यानी कि मान आ गया हमारे पास 44। माइनस के 41 प्लस के 8, तो माइनस 41 में प्लस 8 जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा माइनस के 33। माइनस 40 प्लस 51, 51 में से 40 को घटाएंगे तो मान हमारे पास आ जाएगा 11। मैं यहाँ पर x अवयव का मान लिख देता हूँ। x अवयव हमारे पास था x y z, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x y z बराबर 1/11 को मैं अंदर गुणा कर देता हूँ। 1/11 को 44 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1/11 को माइनस 33 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। 1/11 को जब 11 से गुणा करेंगे तो मान 1 आ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि दो अवयव बराबर हो तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x का जो मान है, अतः x बराबर 4, y बराबर -3 एंड z बराबर 1। तो इस प्रकार से जो हमें समीकरण निकाय दिया गया था अवयव विधि के द्वारा हमने उसको हल किया है, जहां पर x का मान 4, y का मान -3 तथा z का मान